हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन देख चुके हैं श्रोडिंगर समीकरण का वैल्यू टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है। तो अपन अगर जनरली लिखना चाहे तो वैसे अगर कंप्लीट रूप में लिखना चाहे टाइम डिपेंडेंट जो श्रोडिंगर समीकरण है वो थी आपकी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस वी आर टी साई आर टी इक्वल टू आयोटा एच कट डेल साई आर टी ओवर डेल टी। ये आपकी क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण है। तो अपन ने क्या किया था, साई आर टी इक्वल टू क्या लिख दिया था, साई आर फाई टी। तो इसकी वजह से अपन ने निकाला था टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण का वैल्यू, जहाँ पे साई आर फाई टी क्या था आपका, फाई टी था आपका सी ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट, जिसको बोला था अपन ने टाइम रिवर्सल ऑपरेटर। लास्ट क्लास तक अपन ये सब देख चुके हैं, क्लियर। आज की क्लास में अपन देखेंगे कि श्रोडिंगर समीकरण है उसका व्यापक गुण क्या है। श्रोडिंगर समीकरण के व्यापक गुण, जनरलाइज प्रॉपर्टी ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर ऊपर लिख देता हूँ, श्रोडिंगर समीकरण के व्यापक गुण, ठीक है, जनरलाइज प्रॉपर्टी ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये आपकी श्रोडिंगर समीकरण है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला देखना, ये वाला, और एक ये वाला पार्ट देखना। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो x का क्या है, डबल डेरिवेटिव है। x का क्या है, डबल डेरिवेटिव है। ऐसे लिखोगे आप डेल टू ओवर डेल एक्स टू, डेल टू ओवर डेल वाई टू प्लस डेल टू ओवर डेल जेड टू। अगर वन डायमेंशन में मानूंगा तो डेल टू ओवर डेल एक्स टू। तो किस में पार्ट हो जाएगा, ये वन डायमेंशन में, ठीक है। और वहाँ पे उधर वाली पार्ट में क्या है, ये टाइम का एक डेरिवेटिव है, सिंगल वाला dt। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो श्रोडिंगर समीकरण है वो समय में प्रथम कोटि की फर्स्ट ऑर्डर की क्या है, आपकी अवकल समीकरण है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका तो 2 बार अवकलन हो रहा है, जबकि यहाँ पे कितनी बार अवकलन हो रहा है, समय के सापेक्ष 1 बार। तो इस वजह से क्या है, ये जो है श्रोडिंगर समीकरण समय में प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है। क्या होगा इससे, इससे होगा कि यदि आपको t इक्वल टू 0 पर फलन का मान पता है, t इक्वल टू 0 पर फलन का मान पता है, यानी कि साई आर 0 पता है, यही तो लिखते हैं अपन, साई आर टी, टी क्या हो जाएगा आपका 0। तो आप किसी समय t समय पश्चात फलन का मान ज्ञात कर किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, अपन ने लिखा था साई आर टी इक्वल टू, यही लिखा था साई आर ई की पावर माइनस ई टी अपॉन एच कट। तो यहाँ पे केवल आर का फंक्शन था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन आर कॉमा 0, क्लियर है। तो ये आपका क्या है, साई आर टी है ये। तो पहला व्यापक गुण क्या बता रहा है कि यदि आपको t इक्वल टू 0 पर तरंग फलन साई का मान पता है, जो कि है साई आर 0, यानी कि क्या है कि ये आपका कण है, ये आपका क्या है, कण। कण के साथ तरंग पैकेट होगा, तो क्या बोल रहे हैं अपन, कण के संगत जो तरंग फलन है वो कितना है, साई आर टी। तरंग के फलन के संगत तरंग फलन क्या है, कण के संगत साई आर टी। t इक्वल टू 0 पर मेरे को इसका तरंग फलन पता है साई आर 0, और मैंने बताया है तरंग फलन क्या होता है, तरंग फलन कण के संपूर्ण व्यवहार के बारे में आपको बताता है।
ठीक है। तो यानी t इक्वल टू 0 पर मेरे को साई आर पता है, यानी कण के बारे में पता है, कण की स्थिति क्या होगी। अब मेरे को किसी समय t समय पश्चात देखना है। क्या देखना है? t समय पश्चात, कि 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, कितना भी बाद, 1 घंटे 2 घंटे बाद। तो मुझे क्या चाहिए? उस टाइम पर कण की स्थिति जाननी है, तो कण का तरंग फलन पता होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? तरंग फलन कण की स्थिति के बारे में, संपूर्ण व्यवहार कण की स्थिति के बारे में बताता है। वैसे तो सबके बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं केवल पर्टिकुलर स्थिति के बारे में बात करूँ तो क्या बता रहा है? स्थिति के बारे में बता रहा है। t इक्वल टू 0 पर स्थिति पता है, ठीक है। अब मेरे को देखना है किसी समय t समय पश्चात, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए? मेरे को तरंग फलन साई आर टी का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो साई आर टी का मान कैसे निकालोगे आप? साई आर इंटू ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन 0 ई टी अपॉन एच कट, जहाँ ई कण की ऊर्जा है और टी क्या है यहाँ पे? टी यहाँ पे है कण का जितने समय पर अपन वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं उसकी स्थिति का, उसके तरंग फलन का। ये आपको पता है, क्लियर है। ये अपने को t का वैल्यू रखते जाइए, e का वैल्यू रखते जाइए, आयोटा और h कट तो है ये, इसका मान निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा आपका? ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपका पहला व्यापक गुण है कि किसी, ये पहली बात तो समय में एक प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है। यदि आपको t इक्वल टू 0 पर कण की स्थिति या कण के तरंग फलन का मान पता है, तो आप एक निश्चित समय पश्चात कण की स्थिति या कण के तरंग फलन के बारे में बता सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका पहला व्यापक गुण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो, या नोट कर लीजिए। सेकंड क्या है? सेकंड है, ये देखना, लीनियर इक्वेशन दिख रही है क्या आपको? रेखीय अवकल समीकरण प्लस में, ये प्लस में पार्ट है, यहाँ पे ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट भी नहीं है ना, यहाँ पे है, बात अलग है। लेकिन ये क्या है? प्लस में है, तो ये क्या कहलाती है अपनी? ये कहलाती है जो सेकंड व्यापक गुण है, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, एस ई श्रोडिंगर इक्वेशन है, वो क्या है आपकी? रेखीय अवकल समीकरण। श्रोडिंगर इक्वेशन इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और किसमें है वो? साई में। किसमें है? साई में। देखो साई में, साई का डबल डेरिवेटिव, साई का सिंगल है ही नहीं डेरिवेटिव, यहाँ पे साई का समय के सापेक्ष डेरिवेटिव। तो ये जो समीकरण है श्रोडिंगर समीकरण, वो साई में क्या है? रेखीय अवकल समीकरण है। इसका मतलब क्या है कि सपोज करना, इसके यदि दो हल प्राप्त होते हैं, साई 1 और साई 2। रेखीय अवकल समीकरण का मतलब क्या है? साई 1 और साई। अपने को अल्टीमेट वैल्यू क्या चाहिए? साई आप ज्ञात करते हो, सपोज करना आपके पास d2y ओवर dx2 प्लस के स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ऐसी कुछ समीकरण है। क्या करते हो आप? इसको सॉल्व करते हो और क्या वैल्यू ज्ञात करते हो? y का। ऐसे तो करते हो। सेम यहाँ पे ये भी एक अवकल समीकरण है, जिसका वैल्यू अपन कैसे ज्ञात, जिसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? साई। क्या आएगा? साई। यहाँ देखना, साई के डबल डेरिवेटिव हो रहा है, यानी साई के दो मान आएंगे। यहाँ पे भी दो होते थे ना, y इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स। क्या आते थे यहाँ पे? y इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स। एक तो ये वैल्यू, एक ये वैल्यू। तो क्या होगा कि संपूर्ण जो अल्टीमेट हल है वो तो साई है, और किसके रूप में होगा वो? साई 1 और साई 2 के रूप में। तो अगर ये रेखीय अवकल समीकरण है, तो मैं साई 1 और साई 2 के रेखीय संयोजन के रूप में साई का मान लिख सकता हूं। यानी साई यहाँ पे होगा साई इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2। ये आपका क्या होगा? ये आपका रेखीय अवकल समीकरण का हल होगा। समीकरण का हल साई है, इसको साई 1 और साई 2 के रेखीय संयोजन के रूप में लिखा जा सकता है, जहां साई 1 आपका पहला हल है, साई 2 आपका दूसरा हल है।
और इनके रेखीय संयोजन मैंने आपको क्या बोला था, अध्यारोपण के रूप में ज्ञात किया जाता है साई को। साई का स्वयं के साथ, जब तरंग फलन की मैं विशेषता बता रहा था आपको तो उसमें बताया था साई का स्वयं के साथ व्यतिकरण संभव होना चाहिए। यानी साई का मान क्या लिखा था अपन ने, साई इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2 प्लस साई 3 प्लस सो ऑन, जितने भी तरंगे होंगे उनका वैल्यू। तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पे दो ही तरंगे हैं, यहाँ पर इस समीकरण के दो हल है साई 1 और साई 2। इसमें कितनी भी तरंगे हो सकती है। साई 1 को लिख दिया मान लो साई 1a प्लस साई 1b प्लस साई 1c, यानी इसमें वेव है, इसमें इतनी तरंगे हैं। साई 2 में कितनी है, साई 2a प्लस साई 2b प्लस साई 2c। तो कुल कितनी तरंगे हैं, 6। समझ रहे हैं आप। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो आपको समझना पड़ेगा, और ये सबसे इजी भी है एक बार यदि आपको समझ में आ जाएगा तो साई 1 साई 2 के रूप में साई को लिख दिया, क्योंकि ये क्या है, आपकी रेखीय अवकल समीकरण है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा है आपका कि यह एक समांगी समीकरण है। ये तीसरा है, यह एक समांगी अवकल समीकरण है। समांगी अवकल समीकरण, या आप उसको बोल लो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पर, हर जगह पर, किसी भी टाइम पर, किसी भी स्थिति आर पर कण के पाए जाने की प्रायिकता रहेगी। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि इस समय पर कण की पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, 0 है। नील बटे सन्नाटा आप कभी नहीं बोलोगे कि आप जिस रूम में हो, अगर कोई बाहर से देख रहा है, आपको किसी ने बाहर से देखा कि आप रूम में एंटर कर गए, ठीक है, तो जिसने आपको रूम में एंटर करते हुए देखा है वो तो यही बोलेगा ना कि आप रूम में हो, यही बोलेगा कि आप रूम में हो और आपका कुछ ना कुछ मतलब रूम में हो, ये है। तो इसका मतलब ये है कि यह समांगी अवकल समीकरण है। जैसे आपके, अब वो बात अलग है कि आप रूम में कहाँ पे हो, आप शायद सेंटर पे हो, शायद दीवार के सहारे खड़े हो, या कोने पे हो, कि कहीं पे भी हो सकते हो, डजेंट मैटर। क्या मैटर करता है कि आपके उस रूम में, जिस रूम में आप हो, उसमें पाए जाने की कुछ ना कुछ तो प्रायिकता है। अलग है कि इस जगह पे है, इस जगह पे है, टोटल तो बात अलग है। अगर होगी तो क्या है कि यह एक समांगी अवकल समीकरण है, यानी कण के पाए जाने की प्रायिकता हमेशा रहती है, और कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है उसका मान, प्रायिकता को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है मोड ऑफ साई आर टी का होल स्क्वायर। आगे डिफाइन करूंगा अभी, जस्ट अगले में ही। तो ये एक समांगी अवकल समीकरण है जहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता समय पर डिपेंड नहीं करती है, समय पर निर्भर नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। यहाँ से आपको लग रहा होगा समय का फंक्शन है, इसका स्क्वायर करेंगे, लेकिन करके देखना ये कभी भी जो प्रायिकता है वो समय पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया कि इस जगह पर 1/5 है, तो वहाँ पर आप 10 सेकंड बाद देखो, 20 सेकंड बाद देखो, हमेशा कितनी रहेगी, 1/5। क्लियर। ये आपकी तीसरी व्यापक गुण है। चौथा व्यापक गुण है अब मेरे को क्या चाहिए कि ये कण है आपका, और कण के साथ में क्या रहता है आपका, तरंग पैकेट। क्या रहता है, तरंग पैकेट। तो ये जो श्रोडिंगर समीकरण है, इसका जो हल है वो क्या होता है, तरंग पैकेट होता है। इसका जो हल है वो क्या होता है, श्रोडिंगर समीकरण का जो हल है वो एक तरंग पैकेट होता है। क्योंकि जो श्रोडिंगर समीकरण है वो समतल तरंगों के, किनसे,
समतल तरंगों के अध्यारोपण से मिलकर बनी होती है। बता रहा हूं अभी, रुको। श्रोडिंगर समीकरण का जो हल होगा वो तरंग पैकेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो श्रोडिंगर समीकरण है वो समतल तरंगों के अध्यारोपण से मिलकर बनी होती है। और तरंग पैकेट भी क्या हो सकता है? तरंग पैकेट भी एक हो सकता है समतल तरंग पैकेट या समतल तरंग पैकेट। क्या हो सकता है? समतल तरंग पैकेट। अब तरंग पैकेट का निर्माण कैसे होता है? अलग अलग तरंगों द्वारा। इसको हटाओ। तरंग पैकेट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तरंगों के अध्यारोपण द्वारा। देखो, ये जो समीकरण है वो समतल तरंगों के अध्यारोपण से मिलकर बनी होती है। क्लियर? अपन जानते हैं तरंग पैकेट भी किससे मिलकर बना होता है? तरंगों के अध्यारोपण से। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता क्या कि तरंग पैकेट इस श्रोडिंगर समीकरण का हल होगा? नहीं बोल सकता क्या? अगर मैं बोल रहा हूँ समतल तरंगों के अध्यारोपण से आपकी ये श्रोडिंगर समीकरण मिलकर बनी है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि जो तरंग पैकेट है वो इस श्रोडिंगर समीकरण का क्या होगा? हल होगा। क्लियर है? तो ये आपका श्रोडिंगर समीकरण के व्यापक गुण है 4। पहला, ये किसी भी समय पर तरंग फलन का मान ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा, रेखीय अवकल समीकरण है, यानी अध्यारोपण या दो तरंग फलनों के रेखीय संयोजन के रूप में लिखा जा सकता है। तीसरा है समांगी अवकल समीकरण है, यानी प्रायिकता का मान समय पर डिपेंड नहीं करता है। चौथा है कि जो समतल तरंग फलन है या समतल तरंग पैकेट है वो भी श्रोडिंगर समीकरण का क्या होगा? एक हल होगा। ये आपकी व्यापक गुण थे। अब है जो मेन टॉपिक है आपका, तरंग फलन का भौतिक अर्थ या भौतिक तरंग फलन की भौतिक सार्थकता एवं औचित्य। बारी बारी चीजें हैं। क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड ऑफ ए वेव फंक्शन एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। तो क्या है कि तरंग फलन साई का आप पढ़ते आए हो। तरंग फलन साई क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या है। अब उसका एक्चुअल मीनिंग जानेंगे कि उसका फिजिकल मतलब क्या है, साई को अपन पढ़ क्यों रहे हैं, उसका मतलब है क्या, और उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसको रिलेट करेंगे किसी ना किसी चीज़ से। ठीक। तो सबसे पहली बात तो कि साई एक याद रखना हमेशा ज़्यादातर केस में एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। क्या है? एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। सपोज करना एक कण है आपका। कण क्या कर रहा है? किसी स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र VRT में गति कर रहा है। क्या कर रहा है? वो VRT में गति कर रहा है। तो क्या होगा? उस पर बल लगेगा, जो भी होगा, तो उसके कारण उसके अपन श्रोडिंगर समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? श्रोडिंगर समीकरण लिखेंगे। जानते हो श्रोडिंगर समीकरण कैसे लिखते हैं? -h²/2m डेल स्क्वायर साई प्लस VR साई RT इक्वल टू E साई R। श्रोडिंगर समीकरण का जो हल होगा या कण को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं अपन? तरंग फलन से। क्योंकि कण के साथ क्या रहता है आपका? तरंग पैकेट जुड़ा हुआ रहता है, और तरंग पैकेट का तरंग फलन होता है जो कि है आपका साई। तो क्या है कि जो साई है वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, या अपन बोलते हैं वो क्या है? एक आपकी इमेजिनरी क्वांटिटी है।
इमेजिनरी क्वांटिटी कैसे है कि मैं बोल ही तो रहा हूँ, या जो भी डी ब्रोगली वगैरह ने बोला कि एक कण है, कण के साथ तरंग पैकेट है, तरंग पैकेट का तरंग फलन क्या है, साई। तो इसको अपन ने अभी तक इमेजिन किया है। तो ये क्या है, इमेजिनरी क्वांटिटी है, काल्पनिक राशि है। ये क्या है आपकी, एक काल्पनिक राशि है। तो काल्पनिक राशि का कभी भी मतलब यहाँ पे कोई एक्चुअल में भौतिक मतलब नहीं है कि कोई भी एक्चुअल में फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा, नहीं होता है। एक्चुअल में कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका नहीं होता है, क्योंकि क्या है, जो कि तरंग फलन क्या है, एक आपका काल्पनिक फलन है जिसका कोई भी सीधा भौतिक अर्थ नहीं निकलता है। तो क्या मतलब है फिर इसका, ये जो साई आर टी है, जो तरंग फलन साई आर टी है, साई आर टी है, वो किसी कण के स्थिति आर तथा समय टी पर पाए जाने की स्थिति के बारे में बताता है। ये जो तरंग फलन है वो किसी कण की स्थिति आर और समय टी पर पाए जाने की क्या बताता है, प्रायिकता के बारे में बताता है कि कोई कण स्थिति आर और समय टी पर कब और कहाँ पाया जाएगा। और मैंने आपको बोला था साई का मान वहाँ अधिक होना चाहिए जहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, यानी कि जहाँ प्रायिकता अधिक होगी साई का मान भी क्या होगा, वहाँ पे अधिक होगा। या आप उल्टा बोल लो, जहाँ साई का मान अधिक होगा प्रायिकता का मान क्या होगा, वहाँ पे अधिक होगा। तो ये है आपका थोड़ा सा मतलब है तरंग फलन का। जो भौतिक मतलब है क्या है कि तरंग फलन है वो एक काल्पनिक है, क्या है, काल्पनिक फलन है जिसका कोई सीधा सीधा मतलब नहीं निकलता है। ये केवल बताता है कि किसी कण की स्थिति आर और समय टी पर पाए जाने की प्रायिकता के बारे में। जहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक है वहाँ पर तरंग फलन का मान अधिक है, या एक्चुअल जो मतलब बोलेंगे जहाँ पर तरंग फलन साई का मान अधिक है वहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता भी क्या होगी, अधिक। जैसे आप रूम में बैठे हो तो यदि आप जिस जगह पे बैठे हो मैं बोल देता हूँ कि वहाँ पर आपका साई जो है आपका तरंग फलन सबसे ज़्यादा है, यानी आप वहाँ पर पाए जाने की प्रायिकता क्या है, सबसे अधिक है। क्लियर है। तो एक साइंटिस्ट थे अपने मैक्स बोर्न नाम के, मैक्स बोर्न, इनको भी क्वांटम मैकेनिक्स में तहलका मचाने वाले साइंटिस्ट के नाम के रूप में जाना जाता है। तो इनको भी वन ऑफ द बेस्ट या वन ऑफ द पायनियर साइंटिस्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स के रूप में दर्जा प्राप्त है, और इनको शायद नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, कंफर्म मेरे को ध्यान नहीं है, शायद मिला हुआ है। ठीक है। तो मैक्स बोर्न ने 1926 में बोला, 1926 में, कि किसी कण की स्थिति आर और समय टी पर पाए जाने की जो प्रायिकता है वो निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है। समय टी पर पाए जाने की जो प्रायिकता है वो निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है। वो क्या है, पी, या ऐसे वो लिख लो, प्रायिकता P इक्वल टू मोड ऑफ साई आर टी का होल स्क्वायर। ये क्या है, मैक्स बोर्न के अनुसार समय t और स्थिति r पर कण के पाए जाने की प्रायिकता है, क्या होगी, मोड ऑफ साई आर टी का होल स्क्वायर। या आप इसको लिख सकते हो P इक्वल टू साई स्टार आर टी साई आर टी। ये आपका किसी कण की स्थिति और समय टी पर पाए जाने की प्रायिकता का वैल्यू है। जहाँ साई आपका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, एक सहयुग्मी क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है,
और साई आर टी क्या है इसका? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, विहित सहयुग्मी, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स का एक्चुअल मतलब मुझे हिंदी में शायद याद नहीं आ रहा है अभी। तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है साई स्टार आर टी। ठीक है, तो इसके बारे में और चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि ये साई स्टार आर टी का एक्चुअल मतलब है क्या, साई आर टी है क्या, और ये प्रायिकता यहाँ पे मैक्स बोर्न बोला है इसका मतलब क्या है। थैंक यू।